क्या आप जानते हैं एक शादी का फंक्शन जहां खूब सारे मेहमान आए हुए हैं, बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लोग दावत मना रहे हैं। जिनकी शादी थी वो ये दोनों लोग हैं। वीडियो जयमाल के समय का है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर अचानक से यहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। परिवार रिश्तेदार रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल चले गए। बारात वापस लौट गई। पुलिस वेन्यू में आई। जो कुछ देर पहले शादी का माहौल था अब एक भयानक वारदात में बदल चुका है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है। इस घटना ने फैमिली के लोगों से लेकर आम जनता से लेकर पुलिस और अदालत तक को हैरान कर दिया। आइए समझते हैं इस पूरे केस को डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जयश्री नामदेव केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। ये भारत के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है। इसी जगह पर एक लोकेलिटी पड़ती है करौंद करके। यहीं एक छोटा सा परिवार रहता था, नामदेव परिवार। इसमें थे पिता घनश्याम नामदेव, माँ लक्ष्मी नामदेव और 26 साल की बेटी जयश्री। ये परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, ठीक ठाक पैसे वाला था। घनश्याम जी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी थे। माँ एक हाउसवाइफ हैं। बेटी जयश्री इनकी इकलौती थी। इन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। माता पिता ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब जयश्री स्कूल में थी तभी ये प्री मेडिकल एग्जाम देती हैं, जिसमें इनका सिलेक्शन हो जाता है। ये गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MBBS करती हैं। इसके बाद ये जबलपुर चली गईं। वहाँ के मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं। ये पीडियाट्रिशियन बनी, यानी बाल रोग विशेषज्ञ, और भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में अपनी सेवा प्रदान करने लगीं। जहाँ डॉक्टर जयश्री नामदेव थीं, उसी हॉस्पिटल में एक और शख्स काम किया करते थे, डॉक्टर रोहित नामदेव। इन्होंने भी इत्तेफाक से जयश्री के कॉलेज से PG कर सेम हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी। ये एक जूनियर सर्जन थे। इनके पिता रघुनंदन नामदेव सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। घर खांडवा जिले के हरसूद के छनेरा गांव में है। चूंकि दोनों का सरनेम एक है और हॉस्पिटल में इनके अलावा और कोई नहीं था सेम सरनेम का, तो इनके दोस्त यार ये कहकर मजाक करते थे कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। दोनों की शादी की उम्र भी हो ही रही थी। अब तो नौकरी भी लग गई है, इसीलिए दोनों के परिवारों में बहू और दामाद की खोजबीन शुरू हो जाती है। जयश्री के पिता घनश्याम जी को कहीं से पता चल जाता है कि बेटी के हॉस्पिटल में इनके ही कम्युनिटी का एक लड़का काम करता है। अब घनश्याम जी ने उनकी डिटेल्स निकलवाई, बेटी का रिश्ता भेजा। दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कलीग हैं। फिर भी अरेंज मैरिज थी। जयश्री और रोहित भी शादी से खुश थे। जनवरी 2014 के आसपास दोनों परिवारों की मीटिंग होती है। सब कुछ तय किया गया। इसके बाद पहले 3 फरवरी को इनकी सगाई हुई। फिर शादी की डेट रखी गई। ये एक होटल में हुआ। केवल करीबी रिश्तेदार आए हुए थे। अब आती है वो तारीख जिसके लिए सभी को बेसब्री से इंतजार था, और यही दिन पूरे परिवार को, घर को बदल कर भी रख देगा। लोग इसी तारीख को कोसने भी लगेंगे, काश ये नहीं आता। 8 मई 2014 बृहस्पतिवार का दिन। भोपाल की सीमा के पास लाल घाटी करके एक इलाका है। यहाँ पर दर्जनों मैरिज वेन्यूज, लॉन्च इत्यादि बने हुए हैं। शादी के सीजन में यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। जगह जगह से बैंड बाजों के साथ बारात नाचते गाते आती है। तो यहीं लाल घाटी में एक मैरिज वेन्यू है, सुंदरवन कोहिनूर। 8 मई का दिन काफी चकाचौंध से भरा हुआ था। लगन काफी थी। लगभग सभी मैरिज वेन्यूज भरे हुए थे। आज ही के दिन जयश्री और रोहित का भी विवाह संस्कार होना है। जयश्री के घर से मैरिज वेन्यू 8-8.5 किलोमीटर दूर है। शाम के 8 बजे से ही मेहमान वेन्यू में आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ बेटी की शादी में घनश्याम जी ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। हजारों की संख्या में लोगों को इन्वाइट किया गया था। रिश्तेदार, दोस्त, कलीग, शहर के कई बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स इत्यादि। पहले दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं। जयमाल की रस्म की जाती है। उसके बाद लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटोज खिंचाते हैं। फिर देर रात में शादी होती है। धीरे धीरे लोग यही फॉलो करने लगे हैं। रात के लगभग 11 बजे का टाइम था। दुल्हन जयश्री और दूल्हा रोहित दोनों स्टेज पर मौजूद हैं। पहले जयश्री ने अपने होने वाले पति को माला पहनाया, फिर रोहित ने अपनी होने वाली पत्नी को। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, खुशियां मना रहे थे। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, आतिशबाजियां हो रही थीं। इसी दौरान एक शख्स वेन्यू के पीछे के दरवाजे से कदम रखता है। हालांकि ये घंटे भर से यहाँ पर था, लेकिन किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। सफेद गमछा लगाए वो नौजवान आदमी जयमाल के दौरान बाकी सब की तरह फोटोज खिंचाने के लिए स्टेज पर चढ़ा। जयश्री और रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर ये अपने कमर से देसी कट्टा बाहर निकालता है। ये रात के 11:15 की बात है। उधर आतिशबाजी हो रही थी, म्यूजिक चल रहा था। इसी आवाज के बीच एक जोर की आवाज भी सबको सुनाई दी। उस आदमी का शिकार जयश्री थी। ये वहीं स्टेज पर बेहोश होकर गिर गईं। इसके बाद वो आदमी दूसरा निशाना दूल्हे की तरफ करता है। इधर एक पल के लिए वेन्यू में सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ क्या।
रोहित ने समझदारी और बहादुरी दिखाई। उस शख्स का हाथ दूसरी तरफ करते हैं खुद को बचाने की कोशिश की। इसी बीच बचाव में एक बार फिर से जोर की आवाज आई। इस बार कोई और आदमी जमीन पर गिरा। वो एक बाराती थे, रोहित के दोस्त कचरू सिसोदिया। इतने में लोगों ने उस अज्ञात आदमी को पकड़ लिया, उसके हाथ से हथियार छीना और उसकी पिटाई करने लगे। रोहित ने अपनी होने वाली पत्नी जैसी को संभालने की कोशिश की। आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए इन्हें नजदीकी हॉस्पिटल सुदिति हॉस्पिटल ले गए। जो दोस्त थे कचरू जी, उन्हें हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। खुशियों की गूंज अब चीख पुकार में बदल चुकी थी। लोगों ने घटना अंजाम देने वाले आदमी की जमकर पिटाई की। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक हाथ साफ करते गए। ये आदमी बेहोश हो जाता है। कोई इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, यहीं छोड़ दिया। लोग जयश्री और कचरू को देखने चले गए। ये सब कुछ चंद मिनटों के अंदर ही हुआ था। ये जगह कोहे फिजा पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। वहाँ के थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर वेन्यू में पहुंचे। एक टीम दोनों अलग अलग हॉस्पिटल गई, जयश्री और कचरू के पास। वेन्यू आई पुलिस टीम ने ध्यान दिया कि उस अज्ञात आदमी की सांसें चल रही हैं। फौरन इसे भी अस्पताल ले जाया गया। पहले पुलिस ने हमीदिया अस्पताल ले जाने की सोची, मगर चूंकि जयश्री वहां पर काम करती थी और उसके साथ इस आदमी ने ऐसी घटना अंजाम दी, कहीं उसके कलीग दोस्त यार इसे नुकसान ना पहुंचा दें, इसीलिए दूसरे अस्पताल ले गए। उधर रोहित और बाकी घर वालों को सुदिति अस्पताल ने देखते ही बोल दिया कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो अज्ञात आदमी बेहोश था, कुछ बताने की हालत में नहीं था, अस्पताल में एडमिट है। बाकी जो परिजन इत्यादि हैं वो भी सदमे में थे, बात करने के हाल में नहीं थे। इसीलिए पुलिस को शुरू में पता नहीं चला कि अज्ञात आदमी कौन है। इन्होंने अज्ञात के खिलाफ ही कोहेफिजा थाने में IPC 302 का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जब ऑफिसर्स वेन्यू में स्टेज पर पहुंचे जहां पर घटना हुई थी, यहाँ बैठने के लिए सोफा है, तोहफे रखे हुए हैं, सजावट की गई है। इन पर हर तरफ लाल पदार्थ के छींटे पड़े थे। बड़े ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंच जाते हैं। न्यूज मीडिया भी इस दौरान आ गई। उस आदमी की पहचान पता करने के लिए पुलिस ने वेन्यू के CCTV कैमरास चेक करने शुरू किए। किसी न किसी कैमरे में ये दिखा होगा। आखिर ये कैसे यहाँ पर आया है, किसने आने दिया, कौन है। उधर हमीदिया हॉस्पिटल में दूल्हे रोहित के मित्र कचरू एडमिट थे। उनके लेफ्ट थाई के पास गहरी चोट आई थी, हालांकि ये स्टेबल कंडीशन में थे। पुलिस इनके पास आई। सबसे पहले इनका ही बयान दर्ज किया जाता है। इन्होंने बयान दिया कि अपनी दोस्त की शादी में आए थे, उसके साथ स्टेज पर खड़े थे। अचानक एक तेज आवाज आई, तभी देखा कि दुल्हन जमीन पर पड़ी है। रोहित एक आदमी को पकड़ा है। फिर दूसरी आवाज आई, ये गिर गए। भीड़ ने उसको पकड़ लिया। ज्यादा लोगों की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से कचरू जी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाए। उधर वेन्यू वाली टीम को पता चला कि वो अज्ञात आदमी एक बाइक से यहाँ पर आया था। वो बाइक अभी भी पार्किंग में खड़ी है। पुलिस ने उस बाइक की डिटेल निकालनी शुरू कर दी। आखिर ये किसकी है, ओनर कौन है। ये किसी दूसरे जिले की लग रही थी। उधर सुदिति हॉस्पिटल में परिवार का रो रो कर हाल बेहाल होने लगा। लोग जयश्री के माताजी को संभाल रहे थे। एक पल में ही सबके सामने सब कुछ बिखर गया। यहाँ पर एक हैरान करने वाली भी चीज होती है। भोर के 2 बजे तक बारात वापस हरसुद लौट गई। माना कि जो दूर के रिश्तेदार हैं, दोस्त यार, जिनका परिवार से कोई गहरा संबंध नहीं है, वो चले गए तो समझ में आता है। लेकिन दूल्हा रोहित और इसका परिवार भी अपने घर चला गया। हमीदिया हॉस्पिटल में जयश्री का पोस्टमार्टम हुआ अगली सुबह। इसके बाद घर वालों को सौंप देते हैं। इनके गले के पास चोट आई थी। इसके बाद इनका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी रोहित या उसके परिवार का कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं होता। घटना के बाद 10 मई को रोहित ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, दुख जताते हुए। कहा कि बहुत दुख होता है जब आप किसी से प्यार करते हो और वो आपके सामने ही आपकी बाहों में उस हाल में पड़ा हो। जब इसे इतना प्यार था तो पिछले दिन अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया। ये चश्मदीद गवाह भी थे। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा था। पुलिस इनका भी बयान दर्ज करने का प्रयास करती है ताकि पुख्ता सबूत जुटा सके, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये जयश्री के परिवार से दूरी बना लेते हैं। इनके पोस्ट के कमेंट में दर्जनों लोगों ने दुख जाहिर किया कि वो आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, हिम्मत रखिए। इसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट से अब तक होने वाली पत्नी को लेकर जितने भी पोस्ट किए थे, प्यार भरे मैसेज, साथ में फोटोज, सब कुछ हटा दिए, सारे ट्रेसेस मिटा दिए। रिलेशनशिप स्टेटस में एंगेज टू जयश्री नामदेव था, उसे भी रिमूव कर दिया। ये घटना के बस 1-2 दिन के अंदर ही होता है। 8 मई को घटना हुई, 10 मई को हटा दिया। खैर टॉपिक पर वापस आए तो घटना वाली रात को अज्ञात शख्स की जब थोड़ी मलहम पट्टी हुई तो ये होश में आ गया। पुलिस ने इससे इसका नाम पूछा। ये आदमी है 30 साल का अनुराग नामदेव। इसका घर मध्य प्रदेश के ही सागर जिले के गढ़ाकोटा के सुभाष वार्ड में है। इसे लोग घर पर गगन के नाम से भी जानते हैं। उधर दूसरी टीम जैसे के परिवार से भी बात करने की कोशिश करती है। सब कुछ 8 और 9 मई के बीच ही चल रहा है। जो बाइक लेकर ये आया था, पुलिस ने जब उसकी डिटेल्स निकाली और ओनर से बात किया, पता चला कि 8 मई के दिन ही अनुराग उनसे बाइक मांगकर लाया था। वो इनका दोस्त है। कहा था कि कुछ काम है, जल्द ही लौटा दूंगा। फिर वो चला गया, अभी तक आया नहीं है। अनुराग सागर के गढ़ाकोटा से भोपाल के लाल घाटी मैरिज वेन्यू उसी बाइक से आया था।
दोनों जगहों के बीच की दूरी करीब 234 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर, इतनी लंबी यात्रा आखिर इसने कैसे तय की, वो भी एक बाइक पर, एक ही दिन में। आखिर अनुराग के मन में ऐसा क्या था, कौन सी आग धधक रही थी। ये जैसा ही होश में आया वैसे ही आसपास के लोगों से पूछा, जया कैसी है, वो ठीक तो है। पहले इसने उसको नुकसान पहुंचाया, अब पूछ रहा है ठीक तो है। पुलिस ने जवाब दिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अनुराग काफी चिल्लाने लगा, अजीब हरकतें करने लगा। वैसे इसके चेहरे पर कोई दुख, गम, पछतावा नहीं था, बल्कि गुस्सा था। पुलिस वाले भी इसकी हरकतें देखकर हैरान थे। जब इसके बयान दर्ज किए जा रहे थे तब ये बीच बीच में कभी जोर से हंसने लगता, रोने लगता, गुस्सा करने लगता। इसकी हरकतें अजीब हो गई थीं। जयश्री के पिताजी घनश्याम जी से पुलिस ने बात की, पूछा कि क्या आप उस लड़के को पहचानते हैं। पिता ने जवाब दिया, हाँ, वो इनकी सगी छोटी बहन अंगूरी बाई का बेटा है, भांजा लगता है, सगा। अंगूरी की शादी गढ़ाकोटा के रहने वाले कल्लू राम जी से हुई थी। इनके 2 बच्चे हुए, अनुराग और अंबर। आगे कल्लू राम जी की कैंसर बीमारी के चलते स्वर्गवास हो जाता है। पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। इस घटना ने पूरे परिवार को दुख और विलाप में भेज दिया। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। वैसे इनका कपड़ों का पुश्तैनी कारोबार है। कल्लू राम जी के जाने के बाद अब उनके छोटे भाई यानी अनुराग के चाचा जी उमाशंकर जी कारोबार संभालते हैं। छोटी सी दुकान है, कमाई उतनी नहीं हो पाती। घनश्याम जी ने अपने जीजा जी के अंतिम संस्कार का भी खर्च उठाया था। उनके जाने के बाद इस परिवार की हमदर्दी उनके परिवार से हो गई थी। भाई समय समय पर अपनी बहन की मदद भी किया करते हैं। अंबर नामदेव छोटे थे, वो अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक बार कल्लू राम जी जब वो जीवित थे तो उन्होंने अपने साले साहब से बच्चों के करियर को लेकर बातचीत की थी। तब घनश्याम जी ने कहा कि अनुराग को इनके पास भेज दीजिए, ये बैंकिंग की कोचिंग कराएंगे। ये 2005 के आसपास की बात है। तभी अनुराग मामा के घर आ गए। मामा इनका पूरा खर्च उठाने लगे, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने से लेकर दवा इलाज तक। एक बार भांजा काफी बीमार पड़ गया था, तब मामा ने इसको हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराया। सारा खर्च ये पे करते हैं। चूंकि इसके घर की कंडीशन सही नहीं थी, पिता चला गया, इसीलिए सभी को इससे हमदर्दी थी। मामा मामी इसे अपने बेटे की तरह मानते थे। बहन जयश्री इसे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती थी, रक्षाबंधन पर राखी बांधती। अनुराग पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छा था। इसने बैंकिंग की पढ़ाई की, एग्जाम दिया। इसका चयन एज अ पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर हो गया। ये पोस्ट बैंकिंग क्षेत्र में ऑफिसर ग्रेड के एंट्री लेवल पोजीशन पर आता है। अनुराग की अक्टूबर 2012 में HDFC बैंक में पीओ की पोस्ट पर जॉब लगी। पोस्टिंग हुई सागर में यानी होम डिस्ट्रिक्ट। अनुराग वापस सागर चले गए। इन्होंने सिविल लाइंस इलाके में किराए का कमरा ले लिया, वहीं रहने लगे और नौकरी करने लगे। मामा के सपोर्ट ने इनकी लाइफ बना दी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अपनी ही कजन सिस्टर ममेरी बहन के साथ वो सब कुछ किया। यही नहीं, इसने उसके पति को भी निशाना बनाया था, लेकिन वो बच गए। अनुराग से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो इसने कहा कि अगर लोगों ने इसको नहीं पकड़ा होता और 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाते तो आज ये भी आपके सामने नहीं होता, क्योंकि तीसरा निशाना ये स्वयं था। पर लोगों ने पकड़ लिया और ये भी बच गया। पढ़ाई के दौरान ये करीब 5 साल तक अपने मामा के घर पर रहा, जहाँ पर इसकी मामी और बहन जयश्री भी थे। जयश्री इसको बहुत मानती थी, इसकी देखभाल करती। घर के हालातों और पिता के जाने के बाद से अनुराग टूट चुका था, लेकिन इसकी ममेरी बहन ने इसको संभाला, समझाया बुझाया। यह भी अपने मन की बातें जयश्री से शेयर करता। धीरे धीरे जयश्री इसको पसंद आने लगी और ये मन ही मन उससे प्यार करने लगा, एक तरफा प्यार। घटना के दौरान इसकी एज लगभग 30 साल थी, जयश्री 26 साल की। देखा जाए तो इसे उसको अपनी छोटी बहन समझना चाहिए, पर इसके अंदर रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं थी। ये जयश्री को जया कहकर पुकारने लगा। इसके बोलने में अजीब तरह का लहजा था, जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका को बुलाए। इससे जयश्री को भी अजीब लगने लगा कि ये कैसा बर्ताव कर रहा है। ये तो उसे अपना बड़ा भाई समझती है, राखी बांधती है, सगी बुआ का बेटा है। जब अनुराग की नौकरी लग गई तो इसने जया से बात की कि तुमसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। पर जयश्री ने इसको समझाया कि ये तुमको बचपन से अपना भाई मानते हुए आई है, भाई की नजर से ही सम्मान दिया। शुरू में जयश्री ने सोचा कि ये खुद ही मामले को हैंडल कर लेगी, भाई को समझा लेगी, पर ऐसा होता नहीं है। अनुराग मानने को तैयार नहीं। जब इसको मौका मिलता तो इस सागर से मामा के घर पर आता, भोपाल। जया से प्यार करने का वास्ता देकर शादी का प्रस्ताव देता, पर वो मना करती रही। जल्द ही ये प्रस्ताव जिद में बदल जाता है। जब लगा कि मामला सर से ऊपर जाने लगा तो जया ने अपने माता पिता को बताया। उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसको जिंदगी भर बेटा माना, आज वो ऐसा कर रहा है। ये चाहते तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते थे कि इनकी बेटी को एक लड़का परेशान करता है, लेकिन अगर पूछते कि वो लड़का कौन है तो ये किस मुंह से कहते हैं कि सगा भांजा है। सोचा कि करीबी रिश्ते का मामला है, बाहरी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इन्होंने सीधे अपनी बहन अंगूरी बाई से बात की। वो भी ये सुनकर सन्न थी। उन पर बड़े भाई के बहुत एहसान भी थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये बेटे से बात करेंगी। ये बात करती भी हैं। उसको समझाया कि तुम दोनों करीबी रिश्ते में भाई बहन हो, ये गलत है। समाज के लोग क्या सोचेंगे, अपनी ममेरी बहन से दूर रहो। अनुराग माँ की बात मान जाता है, पर यह बस दिखावे के लिए था।
कुछ दिन शांत रहा, फिर वही हरकतें शुरू कर दी। बार बार शादी का प्रेशर देना जया पर। जया के बार बार मना करने से इसका दिल टूट चुका था। ये अपने दिल को बहलाने के लिए, सुकून देने के लिए दुख भरे गाने सुनता, शायरी सुनता। ये अपने फेसबुक पर भी एक्टिव था, फोटोज पोस्ट करता। 5 फरवरी 2014 के दिन इसने फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए एक पोस्ट देखी जिसमें जयश्री एक लड़के के साथ बैठी हुई है, जैसे कि उन दोनों की शादी होने वाली हो। जयश्री और रोहित की एंगेजमेंट 3 फरवरी को हुई थी। 5 फरवरी को रोहित ने पोस्ट किया था। इसने अपने रिलेशनशिप स्टेटस में एंगेज टू जयश्री नामदेव भी लगा दिया था। ये देखकर अनुराग आग बबूला हो उठता है। इसने सीधे ही अपने मामा को कॉल किया और शादी रोकने को कहा। ये जया से प्यार करता है और यही शादी करेगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इसके बाद जयश्री को भी कॉल करके बोला। चूंकि घनश्याम जी, इनकी पत्नी सभी रहस्य जान चुके थे, इसलिए अनुराग को सगाई में इनवाइट नहीं किया गया, कहीं बखेड़ा न खड़ा कर दे। इसी में ही जया अपने होने वाले पति को भी सारी चीजें बता देती है। इसका फुफेरा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। जयश्री ने एक सराहनीय काम किया, अपने होने वाले पति को रहस्य बताया, जो रिश्तों की नींव को और भी मजबूत बनाता है। जब अनुराग को एंगेजमेंट की बात पता चली तो इसने फेसबुक पर पोस्ट करके कहा कि अब ये भी दुनिया से चला जाएगा। पर आगे इसने रोहित को भी बोला कि जयश्री से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे घर में उत्साह भी बढ़ रहा था। हालांकि अनुराग को लेकर भी थोड़ी चिंता थी, पता नहीं वो क्या करेगा। शादी के कुछ समय पहले घनश्याम जी ने अपने भतीजे शैलेंद्र नामदेव से भी अनुराग को लेकर बात की। भतीजे ने कहा कि मैं कजन भाई को समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इनके भी बुआ का वो लड़का लगता। इन्होंने कॉल करके उससे बात की, उसको समझाया बुझाया, फिर कॉल डिस्कनेक्ट होती है। इसके बाद अनुराग एक बड़ा सा मैसेज करता है। अंतिम में लिखा कि तू अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रख, उन्हें अभी बहुत जीना है। ये पढ़कर शैलेंद्र भी थोड़े डर गए, पीछे हट गए। ये दुख भरे गाने सुनता, शायरी सुनता, रोता था। एक तरफा प्यार करने वाला जुनूनी आशिक, शायद उससे बढ़कर ये उस लेवल के भी पार जा चुका था। सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। इसको हर हाल में जया चाहिए, उससे ही शादी करनी है, चाहे जो हो जाए। पर जब लगा कि शादी होकर ही रहेगी तो इसने भी ठान लिया कि अगर जया इसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी होने नहीं देगा, और जो इसके प्यार को छीन रहा है उसको भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी जी कर क्या करेगा। घटना से लगभग 20 दिन पहले से इसने प्लान करना शुरू कर दिया कि इसको क्या करना चाहिए। ये न्यूज देखता, मूवीज देखता, शोज देखता। फिर इसको आइडिया आता है 8 मई को शादी होनी है। ये तारीख इसको पता चल चुकी थी। शादी होने से पहले कुछ करना है। लगभग 1.5 दिन पहले इसने कुलदीप नामक आदमी से देसी कट्टा लिया 17,000 रुपए में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि खरीदा था और कुछ का किराए पर लिया है। 8 मई के दिन ही इसने अपने एक दोस्त से बाइक उधार मांगी और सीधे मैरिज वेन्यू की तरफ निकल पड़ा। इसके अंदर जुनून ऐसा था कि एहसास नहीं कि ये क्या कर रहा है, आगे क्या होगा। इसने घटना से कुछ दिन पहले ही अपने फेसबुक प्रोफाइल को चेंज करके लाल बैकग्राउंड के साथ जस्ट वेट एंड वॉच का फोटो लगाया। इसे भी शायद सभी परिवार वालों ने देखा हो। कायदे से जयश्री के पिता घनश्याम जी, चूंकि जानते थे कि अनुराग सिरफिरा हो चुका है, ये यहाँ पर आकर कुछ भी कर सकता है, इसको इन्वाइट नहीं किया गया था। चाहते तो ये वेन्यू के बाहर बॉडीगार्ड्स लगा सकते थे कि अगर अनुराग यहाँ पर आया तो उसको रोक लेना, पर ऐसा ये करते नहीं है। अनुराग वेन्यू में प्रवेश करता है। घनश्याम जी ने भी इसको देखा लेकिन रोका नहीं। मामी लक्ष्मी ने भी देखा पर वो भी कुछ कहती नहीं। इन सबको लगा कि घर का मेंबर है, शादी में आया है, आने दो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी है कि हर किसी को रहस्य के बारे में नहीं पता था। अगर यहाँ पर इसको रोकते और बखेड़ा खड़ा हो जाता तो सबको ही रहस्य पता चल जाता। इससे परिवार की बहुत बदनामी होती कि कैसे संस्कार दिए हैं। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन इन सब चीजों में लड़की की ही बदनामी होती है, जो परिवार नहीं चाहता था। शादी भी टूट सकती है। पर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अनुराग इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के लिए आया है। ये बकायदा स्टेज के पास खड़े होकर फोटोज खिंचाने के लिए स्टेज पर आने के लिए तैयार था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वेन्यू में हजारों लोग मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुराग ने अपनी आंखों के सामने देखा कि जयश्री रोहित को वरमाला पहना रही है। इस चीज ने आग में घी डालने का काम किया। पुलिस के सामने अनुराग कहता है कि इसे कोई पछतावा नहीं, इसे कैपिटल पनिशमेंट भी मिले जो कि उम्र कैसे बड़ी होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार में ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर जया की शादी हो जाती तो रोज रोज वैसे ही जीना पड़ता। आगे क्या परिणाम होगा इसको कोई डर नहीं, चिंता नहीं। उस घटना में काफी सारे लोग चश्मदीद गवाह थे। पुलिस ने बारी बारी कई लोगों के बयान लिए, सारे सबूत इकट्ठा किए। एक होता है गुस्से में आकर अचानक कुछ कर देना और दूसरा प्लान करके करना। दोनों में फर्क है। अनुराग ने गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझ कर किया था। फेसबुक प्रोफाइल चेंज करना, 20 दिन से प्लानिंग करना, देसी कट्टा लेने के बाद इसने उसे चलाने की प्रैक्टिस भी की। आगे पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। अदालत में आते ही अनुराग पलट जाता है। इसने कहा कि ये बेगुनाह है, पुलिस फंसा रही है। गेट पर ही मामा के गुंडों ने इसको पकड़ लिया था, पिटाई की थी। इसने खुद को बचाने की कोशिश की, तभी गलती से वो घटना हो गई। ये अलग अलग तर्क देकर बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वेन्यू में कई चश्मदीद गवाह थे। करीब 17 लोगों ने इस केस में गवाही दी। इसमें जया के पिताजी, रोहित के वो दोस्त कचरू सिसोदिया भी शामिल थे, लेकिन रोहित नहीं आए।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ सबूत रखने में, उसको प्रमाणित करने में सफलता हासिल कर ली। न्यायाधीश जी भी कन्विंस हुए। इसके बाद 11 फरवरी 2015 को इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ में 15,000 रुपए का फाइन भी लगा। जयश्री के माता पिता इसे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी सजा होनी चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं। ये हाईकोर्ट जाकर अपील करते हैं। 28 अगस्त 2015 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनके अपील को खारिज कर दिया। कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आती, उम्र कैद ही बरकरार रहेगा। लगभग 4 साल तक अनुराग सागर के सेंट्रल जेल में बंद रहा। 2019 के मई महीने के आखिरी हफ्ते में अनुराग पैरोल पर बाहर आया 15 दिनों के लिए। 12 जून की शाम 5 बजे वापस इसको जेल जाकर सरेंडर करना था, लेकिन सुबह के 5 बजे ही इसने अपने घर के अंदर तौलिए से बाहरी दुनिया में प्रवेश करने का फैसला लिया। पंचनामे के बाद इसका पोस्टमार्टम होता है, फिर घर वालों को सौंप देते हैं। सूचना मिलते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और जायजा लिया। जेलर ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अब आपका कैदी इस दुनिया में नहीं है। अनुराग के पागलपन ने 2 रिश्तों, 2 परिवारों को तबाह कर दिया। पहले भाई बहन का रिश्ता खराब हुआ, फिर दोनों परिवारों का। आगे ये केस बंद हो जाता है। होने वाले दूल्हा रोहित ने जयश्री के जाने के बाद जो किया, इससे लोगों को बहुत ठेस पहुंची। ये ना तो अंतिम संस्कार में आए और ना ही किसी और रीति रिवाज में। और तो और 2 दिन के अंदर ही सोशल मीडिया से सारे ट्रेसेस हटा दिए कि जयश्री इनकी कुछ लगती है। खुद भी चश्मदीद गवाह थे, फिर भी पुलिस को बयान नहीं दिया और न ही एक बार भी कोर्ट आए। होने वाली पत्नी को न्याय दिलाने में कोई भी संघर्ष नहीं किया। बूढ़े माता पिता इकलौती बेटे के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।